नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वर्चुअल करीब 329 करोड़ की 93 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करके करनाल की जनता को भी बड़ी सौगात दी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, उद्घाटन किए जा रहे हैं करनाल में भी, करनाल के सांसद संजय भाटिया द्वारा। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में करनाल की मेयर रेनू बाला भी यहाँ पर मौजूद है। बात करें तो वो पूर्व CPS बख्शीश सिंह भी यहाँ मौजूद है, घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण मौजूद हैं और नीलोखेड़ी के विधायक भी धर्मपाल गोंदर भी यहाँ मौजूद है। इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, वो भी शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आज करनाल के नए उपायुक्त उत्तम सिंह ने भी कार्यभार संभाल लिया है। ये तस्वीरें दिखाएंगे और बात भी करवाएंगे कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर जो करनाल के MP हैं संजय भाटिया जी, उनका क्या कहना है, उनसे भी बात कराएंगे और पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज खास तौर पर आज का खास दिन कह सकते हैं, क्योंकि आज 329 करोड़ रुपए की 93 परियोजना का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। चलिए आपको पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं और हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वर्चुअली तौर पर पंचकुला से आज करेंगे। इसी प्रकार से करनाल शहर की मेन ट्रेन, ये भी स्मार्ट सिटी तो पहले वहां पर काम करके आए हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने जो प्रशासन के यहाँ के अधिकारी हैं, विवेक जी तो चलो पानीपत में काफी सारी बातें कही हैं। सबसे पहले तो हमारी टीम का जो इंट्रोडक्शन कराया वो बड़ा ही इम्प्रेसिव था। आपने बताया कि हम एक परिवार की तरह मिलजुल के काम करते हैं, वही काम होता है। और हमारा बेसिकली डिप्टी कमिश्नर का तो काम ही है कि जहाँ मेलजोल नहीं हो रहा वहाँ मेलजोल बिठा दो। तो ये पहले ही आपने बताया कि इतनी अच्छी टीम है, तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश करूंगा कि पूरा उसको और बेहतर कैसे किया जाए। जनरली सर, जब भी मेरी मीटिंग होती है अधिकारियों के साथ, तो मैं एक चीज बताता हूँ, हर अधिकारी को बताता हूँ। दुनिया 700-800 करोड़ की है, लेकिन एक आदमी जो आपके पास कोई समस्या लेके आता है, आप चीज को ध्यान से सुनिए, उसका समाधान सिर्फ एक आदमी के पास है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप उसका दर्द समझिए। वो पूरी दुनिया में उसको कहीं उसका समाधान नहीं होगा, वो सिर्फ आपके पास है। तो ये आपको कितना एक अच्छा डिस्क्रिप्शन मिला है, आपका कितना अच्छा प्रोरोगेटिव है, आपको कितना ही भगवान ने मौका दिया है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज आप हमेशा कहता हूँ, इस चीज का ध्यान रखिए। जो भी आपके पास कैसी भी समस्या लेके आता है, तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि मेरे अलावा इसका कोई नहीं है, ये मुझे ही काम करना है इनका। दूसरी चीज, एक हमेशा मैं ये कहता हूं कि कई बार हम कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। किसी ने कुछ नहीं किया होता है। एक समाज होता है, एक एनवायरमेंट होता है, एक वातावरण होता है, उसी के हम प्रोडक्ट होते हैं। जो जहां पे है उस वातावरण का प्रोडक्ट है, समाज का उसमें योगदान होता है, परिवार का होता है, साथियों का होता है। तो एक जो ऋण है वो हमें बिल्कुल चुकाना चाहिए। ये सोच हमें हमेशा रखनी चाहिए। ये दो मेरे मूल मंत्र होते हैं जिनको देख के बेसिकली मैं काम करता हूँ। आप इनको याद रखेंगे तो आपको अपने आप, जो भी कोई कई बार होता है ऑफिस में आता है, कुछ आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। कम से कम वो तो नहीं आएगी, हमारे लिए भी हेल्पफुल है, BP नहीं बढ़ेगा। तो बाकी सर, आपने बताया है कि जो हमारे काम है बड़ी फास्ट स्पीड पे होते हैं, और ऑब्वियसली होने ही है, क्योंकि यहाँ फास्ट स्पीड पे नहीं होंगे तो काम होगा। तो इस चीज के लिए आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज किसी भी विभाग की ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे। और वैसे हमारा अभी आज ही मैंने स्पेशली 2-3 डिपार्टमेंट से उनसे पूछा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हफ्ते भर में लग जाएगा। तो जो काम स्टार्ट नहीं हुए हैं, एटलीस्ट स्टार्ट कर लो, ताकि 2-2.5 महीने में हमारे काम चलते रहें। और बाकी जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं उसमें ऑब्वियसली प्रोग्रेस दिखेगी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। और हमारी टीम की तरफ से मैं सर आपको आश्वस्त करता हूँ, सभी को आश्वस्त करता हूँ, कोई दिक्कत कभी कुछ आएगी नहीं। बहुत इकट्ठा हुए हैं। मैं कहूंगा कि हरियाणा के अंदर कई चीजों के अंदर इतिहास रचा गया। कब्जे की जमीनें थी, लाल डोरे की थी, वो दे दी, मुख्यमंत्री ने मालिक बना दिया। और बिजली चोरी के मामले में मुझे लगता है सरकारें बहुत आई मनोहर लाल जी से पहले, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की हाथ लगाने की। देखो, चौधरी बंसी लाल जी बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्होंने हरियाणा का निर्माण किया। हम उनको बोलते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री रहे कि जिन्होंने हरियाणा का, जिसने भी इस हरियाणा की तरक्की में योगदान दिया, कम दिया, ज्यादा दिया, सबका धन्यवाद है। लेकिन मैं कहता हूं बिजली चोरी के मामले में हाथ डालने में
कोई ऐसा राजनेता नहीं जो डरा ना हो। कितना भी चौधरी देवीलाल बहुत बड़े नेता रहे, चौधरी भजनलाल बहुत बड़े नेता रहे, लेकिन वो कहते यार पंगे को हाथ नहीं लगाना, अभी एक बटन से। और खाली स्टेट की बात करूं, मैं सेंटर की बात करूं, अब रोज मोदी जी के कार्यक्रम आते हैं जी, 40,000 करोड़ रुपया इन कामों के लिए दिया, हर लोकसभा को कुछ ना कुछ, ये 1 लाख करोड़ रुपया इनको दिया। पढ़ते हम भी थे 1 लाख करोड़ अमाउंट, 40,000 करोड़ का अमाउंट, ये अब तो आता है कि निवेश किया। पहले हम पढ़ते थे आज से 8-10 साल पहले 40,000 करोड़ का घोटाला, 50,000 करोड़ का घोटाला, हेडलाइंस देख लो आप। गिर्द भी और बाहर की चीज को भी संभाला, तभी आज जो उनका सपना है कि डेवलप्ड कंट्री बने 2047 में, बहुत छोटा सपना उन्होंने लिया, बहुत बड़ा सपना लिया है कि आजादी के 70 साल बाद भी जब कांग्रेस का राज रहा, मैं कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है इसलिए कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं देता, लेकिन सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि हम उस टीम के सदस्य हैं जो 2047 में इस देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने जा रहे हैं। इसमें आपको पता लग गया कि क्या फायदा है, क्या है, कहाँ पूरा जोरदार तालियां बजाई जी। देखिए किस प्रकार से हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना गरीब परिवार के लोगों के लिए शुरू की है, और इनमें आज ये लाभार्थी जिनको ये आज मोबिलिटी कार्ड आज माननीय सांसद महोदया के कर कमलों से दिया जा रहा है। सबसे पहले तमन्या देवी और उसके बाद मुकेश देवी को मैं आमंत्रित करता हूं। मुकेश देवी के बाद प्रियंका देवी, थोड़ा साइड दे दियो भाई। आगे ओमी देवी, आपका क्या नाम है? प्रियंका देवी के बाद ओमी देवी। ओमी देवी जी, तो इनके परिवार वालों को बाद में दोगे आप? सर इसी पे चलेंगे सारा परिवार, आयुष्मान की तरह कोई भी लेके जा सकता है इसको। एक बार इधर देखो, इस योजना के अंतर्गत जिन परिवारों के 1 लाख से नीचे की आय है उनको इस योजना में कवर किया गया है। ऐसे गरीब मैं धन्य लगभग 3,500 करोड़ का तो हरियाणा का है और हमारा 450 करोड़ करनाल लोकसभा क्षेत्र का है, और मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का। लेकिन कई बार सोचता हूं कितना धन्यवाद करूं कि वो व्यक्ति अंतक 18 घंटे 19 घंटे काम करते हैं स्टेट की बेहतरी के लिए, और जो एक हरियाणा की राजनीति ईमानदारी की राजनीति हो सकती है, ऐसा लोग कल्पना नहीं करते थे। पूरे देश में चाहे आया राम गया राम की से चर्चा हुई हो, चाहे प्रशासनिक काम कराने के अंदर लोगों को जितनी दिक्कतें आती थी, लोग CLU का धंधा कर लेते थे, नौकरियां तक लोगों ने बेच खाई, ट्रांसफर पोस्टिंग भी। मैं तो बहुत पहले से राजनीति में हूं, लोग कहते थे कि यार SP इस जिले का लगने का ये रेट है, DC लगने का ये रेट है, तो ये आगे सारे जो बातें थी ये मनोहर लाल जी ने आके सारा चेंज किया है। मैं सैल्यूट करता हूं उस आदमी को, इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी का सांसद हूं, उनके क्लोज हूं, उस नाते से नहीं, एक एज ए ह्यूमन बीइंग लगता है कि अच्छे इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। करनाल में कितने विकास कार्य हैं? ये लगभग देखिए 20 के लगभग तो तालाब हैं छोटे बड़े, एक और बहुत बड़ा ओवर ब्रिज का काम जो सबसे बड़ा टॉप 20 के अंदर अभी उद्घाटन होगा, आपके सामने होगा। हरियाणा के जिसके अंदर टॉप 20 काम सिलेक्ट किए जिसमें ज्यादा पैसा लगना था, उसमें वो काम है। रेलवे ओवर ब्रिज का काम है, कंबोपुरा का एक अंडरपास जिसके एक्सीडेंट के बड़े केसेस आते थे, लोग बड़े परेशान थे, वो भी किया। मुझे लगता है CM साहब को जो चीज समझ में आ गई कि ये काम समाज के लिए जरूरी है, पैसा कहां से अरेंजमेंट करना है, कैसे अरेंजमेंट करना है, ये कमाल है उस आदमी की, वो करके ही छोड़। कचरा गाड़ी भी थी, कचरा वो तो ऐसा कोई नहीं, जो छोटा सा है वो तो सांसद निधि से। तो मेरा मन था कि आने वाला जो हमारा चैलेंज है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, इसके ऊपर काम होना चाहिए। हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ, केंद्र ने भी किया, स्टेट ने किया, चाहे आयुष्मान कार्ड के नाते से चिरायु हरियाणा के नाम से जो योजना बनाई उसके ऊपर काम हुआ। शिक्षा में इस बार मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा ध्यान दिया है, जिस तरह संस्कृति मॉडल स्कूल बना रहे थे। अगली जो चिंता थी जो लोगों के लिए, वो पानी की है और ये गंदगी की है। पीने का पानी साफ मिले और गंदगी हमारे आसपास के वातावरण में ना रहे, ये महात्मा गांधी जी से लेकर उस मुहिम को नरेंद्र मोदी जी ने चलाया और मनोहर लाल जी उसको बढ़ा रहे हैं। मेरा तो एक गिलहरी का योगदान था, मेरी जो सांसद निधि। मेरा मन है कि एक ई रिक्शा और एक वैसे रिक्शा छोटे गांव में और बड़े गांव में उसमें हम संख्या बढ़ा सकें। थोड़ा सा मुझे इसका जो स्ट्रक्चर है ई रिक्शा का,
क्योंकि हमें जो अवेलेबल चीज मिली उसको हमने लिया। मेरा है कि इसको जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी आ जाए, क्योंकि गीला कचरा आना है, लोहे की कचरी या टीन ये तो जंग लग जाएगा, इसकी लाइफ कम रहेगी। तो इसको और हम अमेंड करते हुए मेरी इच्छा है कि मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर गांव के अंदर ये कचरा प्रबंधन के लिए ई रिक्शा। घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने, 72,000 रुपए देंगे गरीबों को, 30 लाख सरकारी नौकरियां, इसके अलावा एमएसपी लाएंगे और जाति जनगणना है वो करवाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस के सभी नेताओं से जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है, वो थोड़ी बढ़ा दें, राशि भी बढ़ा दें और वो कर दें कि उनको देना तो कुछ पड़ेगा नहीं, वो तो फ्री रहेंगे, उनका तो नंबर आने वाला है नहीं। देश की जनता ने फैसला कर दिया एक बार फिर मोदी सरकार, तो वो तो फैसला कर दिया, वो तो कुछ और बढ़ा दें। जिसको कुछ करना नहीं है, जिसको खाली बोलना है और पर्चा छपवाना है, वो तो कुछ भी अनाप शनाप बोल सकता है। इतना कुशासन रहा, देश को इन्होंने गर्त में घेर के रख दिया। इतने बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी थे, कांग्रेस का राज था, लेकिन ये भ्रष्ट टोल, चाहे वो सोनिया गांधी रहे हो चाहे उनका दामाद रॉबर्ट वाड्रा हो, लूट के इस देश को खा गए। और जिस तरह से हुड्डा साहब की यहां पे सरकार थी, जिस तरह वो सीएलयू का धंधा करते थे, गरीब आदमी की जमीन लेके और बड़े बड़े बिल्डर्स को कोड़ियों के भाव किसानों की जमीनें देकर अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये चौधरी छोटू राम जी ने ये बात कही थी कि जो किसान की जमीन पे नजर रखता है उससे बड़ा किसान का दुश्मन कोई नहीं है। और हुड्डा साहब अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं और सबसे पहले उन्होंने भोले भाले किसान की जमीन खाई और आज किसानों को भड़काने का काम कर। चुनाव समिति की मीटिंग हुई, उसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि गठबंधन का जो फैसला है वो जेजेपी पर छोड़ेंगे। आलाकमान को बीजेपी ने ये कहा है कि हम 10 की 10 सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। जो चुनाव समिति की बैठक मेरे हिसाब से तो कल नहीं, कल कुछ लोग बैठे थे चुनाव समिति की बैठक तो पहले भी, तो उसमें जो उन्होंने निर्णय किया हम तो उसी निर्णय को मानते हैं। और वो चुनाव समिति की बैठक जो होनी है मुझे लगता है वो 8 तारीख को है, कल होने वाली है। ये निर्णय जो इस तरह के जो फैसले हैं कि इसको क्या सीट देनी है नहीं देनी, ये केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग करती है। वो मीटिंग कल है 8 तारीख को। मेरे ख्याल आप थोड़ा जानकारी रामलीला मैदान में संजय जी कल आपका क्या मूड है करनाल लोकसभा को लेकर? तो फिर उन्होंने क्या कहा? वो तो बहुत कुछ चाहते हैं, यानी वो आपको चाहते हैं। अच्छा नहीं, उनके जाने से मेरे जाने से भी कुछ नहीं होने वाला। संजय जी पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा दूर दूर तक मेरा कोई जिक्र नहीं, मैं वहां प्रदेश कार्यालय में पार्टी की काम कर रहा था और टोटल लोकसभा चुनाव का प्रबंधन प्रदेश का मेरी जिम्मेवारी लग चुकी थी। लेकिन वो टीवी पे पट्टी आ गई कि लोकसभा का चुनाव संजय भाटिया लड़ेंगे और मेरे को कहा जी आप जाइए। मैं 6 तारीख को अनाउंस हुई, मैं 7 को रोहतक में सब अपने काम संभाल के वापिस यहां पर आया। यहाँ कुछ पता नहीं है कि यहाँ बोले कि संजय जी चुनाव लड़ो या जाके रोहतक बैठ के चुनाव का संचालन करो। हमारे यहाँ जो फैसला करती है केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है और वो जो भी फैसला करेंगे, मैं और माननीय मनोहर लाल जी, हम सब लोग एक पार्टी को हम जो मानते हैं ये अपना बड़ा मानते हैं, जो वो निर्णय करेंगे उसको पालन। संजय जी कल लखपति मामला संज्ञान में आपके अभी आपने मेरे को बताया, मैं उनसे समझकर, मैं पहले भी चाहे यूक्रेन वाले विषय के अंदर मेरे साथी हैं जो एम्बेसीज में और सब में, हमने काफी विशाल जूड वाला मामला था वो भी सॉल्व किया। ये रोज की रोज घटनाएं भी होती हैं वहां पर, कोई डेथ के केसेस के लगभग इस समय भी 6-7 केसेस हैं। जो मेरा ये साथी है कैप्टन चोपड़ा है, NRI हैं और वो सारा काम इसको देखते हैं। मैं तुरंत आज इनसे सारा मामला समझ के उसमें पूरा प्रयास करके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पर भी जो कुछ होगा मैं तुरंत उसको करूंगा।